नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एम के सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज का सीरीज है भौगोलिक विचारधारा का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम दिए हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में और सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हेरोडोटस। इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में और सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। हेरोडोटस इतिहास पिता के रूप में विख्यात है। इसने ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उनके लेखों में भौगोलिक घटना, उसकी मान्यता थी कि नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ का ऐतिहासिक स्पष्टीकरण दिया था और इसी मान्यता पर उन्होंने कहा था कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। स्टेटमेंट है कि टालमी ने माना कि प्रमुख यामुत्तर बरमुडा आइलैंड से होकर गुजरती है, जो कथन गलत है। टालमी का विश्वास था कि सिलोन यानी श्रीलंका विश्व की दक्षिणी सीमा चिन्हित करता है। ये दोनों कथन गलत है, ये टालमी का वाक्य नहीं है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य और विशिष्ट भूगोल के रूप में विभाजित किसने किया? वारेनियस यह प्रथम विद्वान था जिन्होंने भूगोल को दो भागों में बांटा, एक सामान्य भूगोल, दूसरा विशिष्ट भूगोल के रूप में। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीटर ने जातियों को त्वचा के रंगों से पहचाना, बिल्कुल सही बात है। रीटर ने जो जातियों को त्वचा के आधार पर उन्होंने बांटा, और रीटर की पृथ्वी के भौगोलिक प्रतिमानों से संबंधित संकल्पनाएं उद्देश्यवादी थी, बिल्कुल सही है। रीटर उद्देश्यवादी भूगोलवेत्ता थे। रेडजल ने मानव भूगोल शब्द गढ़ा, जिसे उसने किसके लिए प्रयुक्त किया था मानव भूगोल शब्द का प्रयोग? तो इसका विकल्प डी हो जाएगा। मानव भूगोल का जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था वो उन्होंने कहे थे कि मनुष्य एवं प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण व अन्योन्य संबंधित का अध्ययन करना चाहिए। रेडजल ने मानव भूगोल नामक पुस्तक भी लिखी है और रेडजल को मानव भूगोल के जनक के रूप में भी जाना जाता है, यानी पिता के रूप में। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट किताब लिखी है? यह पुस्तक एलन चर्चिल सेम्पुल का है, जो कि रेडजल की शिष्या थी और ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता यानी अमेरिकी जर्मन भूगोलवेत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 7, ब्लास का जेनेटिव वाई उन वंशागत संलक्षणों को निर्दिष्ट करता है जो कि मानव समूह के सदस्य सीखते हैं, जिसे संस्कृति कहते हैं, बिल्कुल सही है। जेनेटिव वाई यह निर्धारित करने में आधारभूत कारक होता है प्रकृति द्वारा प्रदत्त विभिन्न संभावनाओं में से वे कौन सी है जिन्हें कोई विशेष मानव समूह चुनेगा। इनका स्टेटमेंट दोनों सही है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के बाहर रहने वाले जर्मनवासियों की जीवन पद्धति के अध्ययन से जुड़ा रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडजल। रेडजल थे जो कि जर्मनवासियों की जीवन पद्धति से अध्ययन करते रहे और हमेशा ये बाहर ही रहे जर्मन से। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लास के प्रमुख मूल विषय है, क्या उनका ब्लास का प्रमुख मूल विषय था? प्रकृति विकास के लिए संभावनाएं प्रदान करती है और उसकी सीमाएं तय करती है, बिल्कुल सही कथन है। मानव की प्रकृति से सामंजस्य रीतियों और मानसिक संरचना का फलन है, यह ब्लास का कथन है, जो कि बिल्कुल सत्य है, दोनों सही है। ब्लास कहते हैं कि प्रकृति ने हमें संभावनाएं प्रदान की है और मनुष्य को अपना विकास करने के लिए उस संभावनाओं के यानी कुछ दायरे के अंदर कार्य करना चाहिए, और ये संभावनावाद जनक के रूप में भी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 10,
वान हम्बोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका विचार है यानी इनका कथन है कि उसने कृषि विधियों में होने वाली भिन्नताओं के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों को, जो तुंगता, तापमान और वनस्पति की अन्योन्यक्रिया को प्रतिबिंबित करते हैं, दिखाने के लिए सामग्री एकत्रित की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट इनका है। उसने संश्लिष्ट तर्क विकसित किया जो आगमनात्मक सामान्यीकरण के प्रतिफल है। ये भी सत्य है, यानी दोनों सही है। विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 11 देखिए, आइसोस्टेसी यानी समस्थैतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो डटन ने किए थे। सबसे पहले डटन ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीटर का वैज्ञानिक भूगोल विविधता में एकता संप्रत्यय पर आधारित था। पृथ्वी पर प्रेक्षित भौगोलिक प्रतिरूपों के अर्थों से संबद्ध रीटर के संप्रत्यय उद्देश्यवादी थे। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानव पर्यावरण संबंध के मानव प्रभुत्व सिद्धांत को संभवतावाद नाम दिया? तो संभवतावाद नाम दिया लुईस फेबरे ने दिया था। इन्होंने मानव पर्यावरण संबंध में मानव के प्रभुत्व सिद्धांत को स्वीकारा और संभवतावाद नाम दिया, और संभवतावाद के जनक के रूप में लुईस फेबरे को जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, रोमन काल की दो महान पुस्तकें अल्मागेस्ट और गाइड टू ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक टालमी है। इनकी और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द सिंथेटिक्स नामक पुस्तकें हैं, ग्रेट सिंथेसिस नामक भी पुस्तकें यानी महान संश्लेषण, और आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित भूगोल शास्त्रियों में से किसका कथन है कि पृथ्वी अविभाज्य जैव समष्टि है? मतलब कौन से भूगोल शास्त्री थे जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि पृथ्वी अविभाज्य जैव समष्टि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रीटर। निम्नलिखित में से किसने इस प्रत्यय का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? तो ये कथन रेडजल का है। रेडजल राज्य को एक जीव के रूप में मानते थे। प्रश्न संख्या 13 देखिए, टालमी ने अपने मानचित्रों में दर्शाया था कि हिंद महासागर दक्षिण से में स्थल से घिरा हुआ है। टालमी महोदय ने यह बताए थे कि जो हिंद महासागर है वह दक्षिण में स्थल से घिरा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। इन्होंने कहे थे। अल-मसूदी ने जल की सतहों से आर्द्रता के वाष्पीकरण एवं बादलों के रूप में आर्द्रता के संघनन का वर्णन किया है। यह भी कथन सत्य है। यह अरब भूगोलवेत्ता थे अल-मसूदी। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया? तो टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार करने का श्रेय अल-बरूनी को जाता है। अल-बरूनी थे। प्रश्न संख्या 19, अल-बरूनी ने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया था कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांशतः एक खुला महासागर है। उन्होंने कहा था जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें खुला महासागर है और विश्व का अधिकांश स्थलीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है। यह अल-बरूनी ने सबसे पहले विचार दिया था कि दक्षिणी गोलार्ध जो है कि एक खुला महासागर है, यानी महासागर से आवृत है, और जो स्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, स्थल की प्रधानता है। जो कि बिल्कुल गलत है, यह अल-बरूनी का मत नहीं है। इब्न बतूता कहते हैं, इब्न बतूता ने अपने लेखों में उद्धृत किया था कि हिंदुओं का विश्वास था कि ज्वारों की उत्पत्ति चंद्रमा के कारण होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20 है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है?
वारेनियस का विशिष्ट भूगोल, यानी जो वारेनियस का विशिष्ट भूगोल, इन्होंने वारेनियस ने सबसे पहले भूगोल को 2 भागों में बांटा था, विशिष्ट भूगोल और दूसरा जो बांटे थे सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल। तो इनका स्टेटमेंट है कि वारेनियस का विशिष्ट भूगोल कैसा था। ऑप्शन है क्रमबद्ध भूगोल, या प्रादेशिक भूगोल था, या अनुभव द्वारा सिद्ध अनुभवी विचार था, या उद्देश्यवादी यानी टेलियोलॉजिकल संकल्पना थी। तो वारेनियस का जो विशिष्ट भूगोल था वह प्रादेशिक भूगोल से संबंधित था, प्रादेशिक भूगोल से संबंधित था। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने भूगोल के अध्ययन की निगमनात्मक विधि को अपनाया था, यानी निगमनात्मक विधि को अपनाने वाला कौन था? तो कांट थे। प्रश्न संख्या 22 देखिए। रीटर ने अलग अलग लक्षणों के क्रमबद्ध अध्ययन की अपेक्षा भौगोलिक प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया। ब्लास ने पर्यावरणीय निश्चयवादी का प्रभावी खंडन प्रस्तुत किया। रेडजल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी के द्वितीय अंक में हंटिंगटन ने संभववाद की संकल्पना प्रतिपादित किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि रीटर ने अलग अलग लक्षणों के क्रमबद्ध अध्ययन की अपेक्षा भूगोल के प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया। बिल्कुल सही बात है, रीटर ने प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया था। ब्लास ने पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रभावी खंडन किया, बिल्कुल खंडन किया, निश्चयवादी नहीं थे बल्कि संभावनावादी थे। और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संभववाद की संकल्पना प्रतिपादन हंटिंगटन ने नहीं किया था बल्कि फेवरे ने किया था। प्रश्न संख्या 23। सैम्पुल ने बहुत सावधानीपूर्वक इस विचार को प्रस्तुत किया कि पर्यावरण मानवीय कार्य को नियंत्रित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हंटिंगटन ने जलवायु यानी जनसाधारण के गुण और संस्कृति को मानव प्रगति के कारण तत्वों के स्वरूप में प्रस्तुत किया। यह दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। किसने मध्य अक्षांशीय विस्तार यानी किसने मध्य अक्षांशीय भागों में सभ्यता की उन्नति तथा उष्णकटिबंध में विकास के अभाव को जलवायु की दशाओं से संबंधित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हंटिंगटन। विश्व मानचित्र की रचना हेतु इरेटोस्थानीज ने प्रमुख यामोत्तर निम्नलिखित में से किस एक से होकर प्रस्तुत किया? तो इरेटोस्थानीज ने सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया था, तो इनका उत्तर हो जाएगा बी यानी सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।